नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की ज्योग्राफी मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हमारा मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। चलो देखते हैं मानव भूगोल होती क्या है। ठीक है, प्रकृति और मानव संबंध का अध्ययन। जो इंसान है उसका प्रकृति के साथ क्या संबंध है, यानी प्रकृति और मानव संबंधों का अध्ययन। प्रकृति और मानव का क्या अध्ययन है? अगर आसान शब्दों में हम याद करें तो मानव और पर्यावरण का एक दूसरे के साथ संबंध ही क्या है? मानव भूगोल है। ठीक है, फिर मानव भूगोल अर्थ व क्षेत्र क्या है? जो मानव भूगोल और इसका अर्थ क्या है, उसका क्षेत्र क्या है? सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान मिश्रण दोनों को मिलकर बना है। यानी सामाजिक, समाज के अंदर सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान यानी प्रकृति, दोनों का एक दूसरे के साथ क्या है? मिश्रण है। ठीक है, इसमें संस्कृति कहाँ मिलेगी? समाज में। अर्थव्यवस्था वो भी कहाँ में मिलेगी? समाज में। समाज सब शामिल है किसके अंदर? मानव भूगोल के अंदर। ठीक है, फिर इसका अध्ययन क्षेत्र किसका? मानव भूगोल का। जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, उद्योग देखेंगे, परिवहन के साधन, बस्तियां होती 4 प्रकार की। ठीक है, भूषित बस्तियां, अर्धभूषित बस्तियां, पल्लीकृत बस्तियां, एकाकी बस्तियां। भूषित बस्तियां वे बस्तियां होती है जहाँ पर घर एक दूसरे के साथ सटे होते हैं, जनसंख्या ज्यादा होती है। अर्धभूषित बस्तियां वे होती है किसी गाँव या नगर को अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया जाता है। ठीक है, वे अर्धभूषित। पल्लीकृत बस्तियां या ढाड़ियां, खेतों के अंदर दो चार घर एक दूसरे के साथ बड़े हुए दिखाई देंगे, वे होती पल्लीकृत बस्तियां। एकाकी बस्तियां, कहीं कहीं घर दिखाई देते हैं। ठीक है, वे होती है एकाकी बस्तियां। ठीक है, परिवहन यानी यातायात के साधन। ठीक है, किसके द्वारा बनाए जा रहे? मनुष्य के द्वारा। ठीक है, उद्योग यानी फैक्ट्रियां किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा। जनसंख्या गौरव किसके कारण? मनुष्य के द्वारा कारण हो रही है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों की जरूरत होगी तो निर्माण होगा, तकनीक होगी, उद्योग भी बढ़ेंगे, परिवहन के साधन भी, बस्तियां भी ज्यादा बनेंगी। ठीक है, देखते हैं मानव भूगोल का विकास। ठीक है, प्राचीन काल में पिछले समय में कैसा था? मानव प्रकृति पर निर्भर था। क्यों निर्भर था? क्योंकि उस टाइम पे तकनीक नहीं थी, विकास नहीं था इतना ज्यादा। मानव जंगल के अंदर रहता था, अपनी आदिम अवस्था में था, आदि मानव था। जंगल के अंदर जंगली जानवरों का शिकार करता था और संग्रह यानी पेड़ पौधों से छाल उतारता था। ठीक है, और खाने लायक और चीजों को लेके आता था, जड़ी बूटियां थी, ठीक है, फल थे, ठीक है, सब्जियां थी। यानी मानव प्रकृति पर निर्भर था। किसमें? प्राचीन काल में शिकार और संग्रह होता है इकट्ठा करना। ठीक है, फिर आधुनिक काल यानी आज के काल में मानव धीरे धीरे नई तकनीकों का विकास करता जा रहा है। यानी तकनीक विकास, उद्योगों को स्थापित कर रहा, नए उद्योग बना रहा, शहरों का निर्माण कर रहा। ठीक है, समझ गए? प्राचीन में क्या था? प्रकृति के ऊपर निर्भर था, लेकिन आज में उसमें तकनीकी विकास कर रहा मानो आधुनिक समय में। ठीक है, फिर पहले प्रकृति नियंत्रक, अब मानव नियंत्रक। पहले प्रकृति के ऊपर निर्भर था तो प्रकृति का दबाव किसके ऊपर था? मानव के ऊपर। लेकिन अब प्रकृति का दबाव मानव के ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि संभावना उत्पन्न की प्रकृति ने, मानव संभावनाओं को यूज करके नई तकनीकों का क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। ठीक है, अब मानव नियंत्रण, नदियों पर बांध है। अब क्या प्रकृति का मानव के ऊपर दबाव है? इतना ज्यादा नहीं है ना। क्यों? क्योंकि पहले नदियों के ऊपर बांध नहीं बना सकता, उसको पता ही नहीं था। ठीक है, न वो पहाड़ों में सड़क बना सकता था, लेकिन अब पहाड़ों के अंदर सड़क भी बना रहा है और नदियों के ऊपर बांध भी बना रहा है। ठीक है, तो मानव का नियंत्रण किसके ऊपर? प्रकृति के ऊपर। मानव प्रकृति संबंध के उदाहरण कि इसके प्रकृति के साथ संबंध क्या है? रेगिस्तान में सिंचाई, पहले कोई तकनीक नहीं थी, रेगिस्तान में सिंचाई कैसे करेगा? लेकिन अब उसके पास बहुत सारी तकनीक है। फुहारा सिस्टम द्वारा अनेक नदियों द्वारा नहर निकालकर नहरों का निर्माण कर रहा है ना। ठीक है, नहरों से रेगिस्तानों में क्या कर रहा है? सिंचाई कर रहा है, वहां पर पेड़ पौधे उगा रहा है, फसल कर रहा है। पहाड़ों में पर्यटन कौन होते हैं? जो घूमने के लिए जाते हैं, होता पर्यटक, होता पर्यटन क्षेत्र। पहाड़ों के अंदर पर्यटन क्षेत्र बना रहा है। समुद्र से व्यापार, समुद्रों में नाव, किश्तियां, ठीक है, बड़ी जहाज बनाकर एक देश से दूसरे देश से आयात निर्यात कर रहा है, व्यापार करने लग रहा है। ठीक है, मानव भूगोल की शाखाएं। ठीक है, आर्थिक भूगोल,
आर्थिक भूगोल मतलब आर्थिक स्थिति, यानी उत्पादन करेगा इंसान, उत्पादन करेगा क्यों? क्योंकि आय कमाने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा रखने के लिए, ठीक है, उत्पादन करेगा तो उसका व्यापार भी करेगा, ठीक है, वो किसके अंदर आता है? आर्थिक भूगोल के अंदर। फिर है सामाजिक भूगोल, यानी समाज, संस्कृति, भाषा। समाज के अंदर हमारी जितनी भी संस्कृति है, जैसे होली, दीपावली, बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, अनेक प्रकार की भाषाएं, अनेक प्रकार के धर्म है, किसके अंदर आते हैं? सामाजिक भूगोल के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर राजनीतिक भूगोल, देश, सीमाएं, राजनीति। बहुत सारे देश है, उनकी एक दूसरे के साथ बाउंड्री लगती है, सीमाएं लगती है, राज्यों की लगती है, सबकी अलग अलग पावर होती है, ठीक है। तो किसके अंदर आता है? राजनीतिक भूगोल के अंदर आता है। अपनी अपनी अलग अलग राजनीति है, ठीक है, अलग अलग सत्ता है। पर्यावरण भूगोल, यानी पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, मतलब पर्यावरण को बचाव करता है। संरक्षण यानी बचाव, पर्यावरण को बचाव, प्रदूषण नियंत्रण, किसी भी प्रकार का पर्यावरण के अंदर प्रदूषण न हो, ठीक है, वो किसके अंदर आता है? पर्यावरण भूगोल के अंदर। फिर है हमारी विचारधारा, एक निश्चयवाद, एक संभववाद। पहली है निश्चयवाद, जिसको रेट जेल ने दिया था, ठीक है। प्रकृति सब तय करती है, ठीक है। निश्चयवाद, मानव अपनी आदिम अवस्था में था, आदि मानव था, प्रकृति पर निर्भर था, प्रकृति का उसके ऊपर दबाव था, कंदमूल खाता था, शिकार करता था, किसी भी प्रकार की अपने द्वारा कोई भी संभावनाएं प्रकट नहीं कर सकता था, वो था निश्चयवाद, यानी मानव प्रकृति के ऊपर निर्भर था, ठीक है। किसने कहा था? ये रेट जेल महोदय ने किया था, ठीक है। जैसे ठंडे क्षेत्र, कम जनसंख्या, प्रकृति का दबाव था। जैसे हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ पाई जाती है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं रेगिस्तान, ठीक है। अब वहां पे क्या है? बहुत ज्यादा ठंडा क्षेत्र है, बहुत ज्यादा बर्फ है, तो वहां पर जनसंख्या बिल्कुल न के बराबर, वहां पे लोग रहते ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? फिर एक संभावना हुई, संभावनावाद। पाल डी विडाल डी ला ब्लोस ने दी थी महोदय ने। उसने क्या कहा? मानव के पास विकल्प तकनीक महत्वपूर्ण। मानव ने धीरे धीरे तकनीक का विकास किया, प्रकृति ने संभावनाएं प्रकट की, संभावनाएं प्रकट करेगी, तकनीक का विकास करेगा तो नई नई चीजें बनाएगा, नई नई चीजें बनाएगा तो ठंडे क्षेत्रों के अंदर नई तकनीक का विकास करके मानव आगे रह सकता है, नहीं रह सकता। जैसे रेगिस्तान में खेती, अब मानव प्रकृति के ऊपर निर्भर था, वर्षा होगी तो खेती होगी वरना नहीं होगी, ठीक है। नई नई संभावनाएं प्रकट की, किसके अंदर? संभावनावाद के अंदर, ठीक है। नई नई संभावनाएं प्रकट होगी तो नहरों का निर्माण करेगा, फुहारा सिस्टम आ जाएगा, ठीक है, ट्यूबवेल लगा देगा, हैंडपंप लगाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जहां पर रेगिस्तान के अंदर सिंचाई हो सके, वहां पर वो खेती कर सके। तो ये थी हमारी संभावनावाद। मानव प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं था, प्रकृति ने इसको अनेक संभावनाएं प्रकट की और मानव ने नई नई तकनीकों का क्या किया? विकास किया, ठीक है। फिर तीसरी आती है हमारी नव निश्चयवाद। ग्रिफिथ टेलर ने इसको विचारधारा को दिया था, ठीक है। इसके अंदर ये था रुको और जाओ, मतलब निश्चयवाद और संभावनावाद दोनों के बीच का रास्ता था, ठीक है। न प्रकृति पर विजय न ही अधीन, मानो न तो प्रकृति के ऊपर पूरे तरीके से विजय पा सकता, न ही प्रकृति के अधीन रह सकता। अगर प्रकृति के अधीन रहेगा तो अपना विकास नहीं कर पाएगा, अगर प्रकृति के ऊपर पूरी तरह से विजय पाएगा तो विनाश हो जाएगा, प्रकृति का भी होगा और मानव का भी होगा, ठीक है। फिर आता हमारी मानव गतिविधियां, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक गतिविधि कौन सी? प्राथमिक क्षेत्र कौन सा? जो प्रकृति के ऊपर निर्भर है, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, जिसमें वस्तुओं का हम उत्पादन करते, किसके ऊपर निर्भर है? प्रकृति के ऊपर, ठीक है। फिर द्वितीय क्षेत्र, जिस कच्चे माल का हमने निर्माण किया, उत्पादन किया, उसको हम कहाँ पे भेजेंगे? उद्योगों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर उसका विनिर्माण कर दिया जाएगा। जैसे सरसों से सरसों का तेल, गेहूं से आटा, ठीक है, उसको बहुमूल्य बना दिया जाएगा और उसको बेच दिया जाएगा, उसका व्यापार कर दिया जाएगा। तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। लोगों को उनकी आवश्यकताओं के जो आवश्यकताएं होती है वो चीज कौन पूरा करता है? तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। ये मानव की गतिविधियां। ये हमारा पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है। कौन सा था ये? प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, क्लास 12, ठीक है।